नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी और शाह साहब ने बड़ी मेहनत से, बड़े जतन से महाराष्ट्र में ईडी का एक बड़ा ऑपरेशन किया और उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी, पार्टी तोड़ दी और अपनी सरकार मुंबई में स्थापित कर दी, शिंदे और फडणवीस की सरकार। लेकिन मोदी जी की इस मेहनत पर एक आदमी ने जैसे पानी फेर दिया और उस आदमी का नाम है DY चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब दोस्तों, महाराष्ट्र में जब ये सरकार गिराने का खेल हुआ, जब ये तोड़फोड़ हुई, तो उद्धव ठाकरे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के पास गए और चंद्रचूड़ साहब ने एक बेंच बनाई सुप्रीम कोर्ट में और उस बेंच ने माना, चंद्रचूड़ की उस बेंच ने माना कि भाई ये जो गवर्नर का रोल था महाराष्ट्र के, ये गड़बड़ था, असंवैधानिक था और ये जो पार्टी तोड़ने का जो तरीका था ये भी गलत था और जिस तरह से शिंदे को शपथ दिलाई गई ये भी गलत थी। और आखिरकार बेंच ने, चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि जो स्पीकर हैं महाराष्ट्र के, वो डिसक्वालीफाई का शिंदे गुट को नोटिस दें, या यूं कहें कि उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट दोनों को नोटिस दें। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के दबाव में, चंद्रचूड़ साहब के दबाव में, आज जो स्पीकर हैं महाराष्ट्र असेंबली के, राहुल नार्वेकर, इनको मजबूर होकर शिंदे गुट को नोटिस देना पड़ा। आज नोटिस जारी हुआ है। हालांकि उद्धव ठाकरे साहब को भी गया है जो पिटिशनर हैं इसमें, और अंदेशा है कि क्योंकि मामला गड़बड़ है, चंद्रचूड़ की उस पर नज़र है, मुमकिन तौर पर एकनाथ शिंदे की विदाई हो सकती है। अब क्योंकि चंद्रचूड़ साहब के फैसले की तलवार लटकी हुई है तो स्पीकर साहब की भी हिम्मत नहीं है, लिहाजा उन्होंने 7 दिन का समय दिया। 7 दिन का समय दिया है एकनाथ शिंदे को कि वो जवाब दें। अब इसे आप 7 दिन कह लीजिए या 4 दिन की चांदनी कह लीजिए, यानी आप यूं कह सकते हैं कि उल्टी गिनती एकनाथ शिंदे की शुरू हो चुकी है। अब दोस्तों, अगर एक भी व्यक्ति, एक भी आदमी, एक भी जज अगर ईमानदार आ जाए, रीढ़ की हड्डी वाला आ जाए, तो फिर जो सिस्टम है वो उसके आगे बिखरने लगता है। और मोदी का सिस्टम कहीं ना कहीं चंद्रचूड़ के आगे, फैसलों के आगे बिखरने से लगा। इसलिए चंद्रचूड़ से तो लड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि उनका जो फैसला था वो मेरिट पर था। उन्होंने अंदर खाते जो खेल हुआ उसको पकड़ लिया था अदालत ने। तो फिर एक प्लान बी तैयार हुआ, और प्लान बी ये तैयार हुआ, ऐसा लोग कहते हैं कि अगर शिंदे की विदाई होती है तो फिर एनसीपी से अजीत पवार, जी हाँ, एक और आदमी को तोड़ के लाया जाए, एक और पार्टी तोड़ी जाए जो रिप्लेसमेंट करे, जो सब्स्टिट्यूट बने एकनाथ शिंदे की। लिहाजा जैसा कि आपको पता है, और मैंने भी खबर ब्रेक करी है 2-3 दिन पहले, कि किस तरह फिर शरद पवार की पार्टी को तोड़ा गया, यानी ईडी का एक और ऑपरेशन हुआ और 48 घंटे के अंदर महाराष्ट्र में एक और पार्टी तोड़ी गई और एक और नई पार्टी बनाई गई। और ये जो नई पार्टी है अजीत पवार के नेतृत्व में, अब ये जो है फडणवीस की सरकार चलाएगी, यूं कहें मोदी और शाह साहब की सरकार चलाएंगे, यानी शिंदे आउट, पवार, अजीत पवार इन। अब सच ये है कि खेल तो शरद पवार की पार्टी को तोड़ने में भी किया गया और वैसा ही खेल किया गया। वही फार्मूला था जिस फार्मूले से उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई थी, और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की भी मदद लेने की कोशिश की गई। अजीत पवार ने एक दरखास्त इलेक्शन कमीशन में भी डाल रखी, क्योंकि जो मोदी और शाह का नया मॉडल है, नया फॉर्मूला है, उसमें पार्टी तोड़ी नहीं जाती, सिर्फ पार्टी को छीना जाता है, पार्टी का सिंबल छीना जाता है, चुनाव निशान भी छीन लिया जाता है, दफ्तर भी छीन लिया जाता है, सब कुछ छीना जाता है। तो शरद पवार से भी बहुत कुछ छीना गया, और ऐसा मेरा मानना है कि देर सवेर शरद पवार या उनकी तरफ से कोई भी आदमी, या कहीं ना कहीं ये मामला भी उसी अदालत में पहुंचेगा जिस अदालत में
उद्धव ठाकरे का मामला पहुंचा है और ये भी डर है गुजरात लॉबी को। अजित पवार में एंट्री, ये बीजेपी गवर्नमेंट में होना और शिंदे के एमएलएज और मिनिस्टर में एक अनरेस्ट निर्माण होना, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो आप बात करें वो बात की तरफ चीजें बढ़ रही है। शिंदे को मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनको बताया गया था कि रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, रेजिग्नेशन के लिए प्रिपेयर्ड रहो। अब दोस्तों, जो कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है, जो भी आप कह सकते हैं साजिशें रची जा रही हैं, सरकार गिराने की, पार्टी तोड़ने की, जो भी खेल हो रहा है, इसका सियासत पर क्या असर पड़ेगा? और सियासत से मेरा मतलब है कि 2024 के फाइनल पर इसका क्या असर पड़ेगा। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद इस देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है इन टर्म्स ऑफ सीट्स, लोकसभा सीट्स 48 सीटें। अगर उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं तो महाराष्ट्र में 48 सीट्स हैं। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी का जो स्कोर कार्ड है बहुत अच्छा रहा है अब तक 2014 में और 19 में। 2014 में 48 में से 41 सीटें मोदी जी ने जीती और 2019 में फिर 48 में से 41 सीटें जीती उन्होंने। फर्क सिर्फ इतना था कि इन दोनों बार उद्धव ठाकरे मोदी जी के साथ थे और आज मोदी जी के सामने। तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि हो सकता है मोदी जी इस बार बहुत बड़ा झटका खा जाए। और ये जो सीट 41 की आपको संख्या दिख रही है, कुछ कहते हैं कि ये 15 पे भी आ सकती है, कुछ कह सकते हैं कि बीजेपी रिड्यूस होकर 12 पे भी आ सकती है। बहरहाल इस पर हम आगे बातचीत करेंगे अपने एक्सपर्ट से। सुधीर सूर्यवंशी और विवेक देशपांडे हमारे साथ रहेंगे। एक व्यक्ति, एक रिपोर्टर नागपुर से और दूसरा बड़ा रिपोर्टर मुंबई से, और ग्राउंड जीरो से आपको हम रिपोर्ट देंगे इसकी। अब दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे, जो बिग सवाल है वो सवाल ये है कि चंद्रचूड़ साहब के फैसले के बाद अब जो महाराष्ट्र के जो स्पीकर हैं वो हरकत में आए हैं। उन्होंने नोटिस दिया है, 7 दिन का वक्त दिया है। तो 7 दिन के बाद क्या होने जा रहा है? क्या 7 दिन के बाद एकनाथ शिंदे का इस्तीफा होगा? क्या 7 दिन के बाद जब एकनाथ शिंदे अगर इस्तीफा देते हैं तो अजीत पवार नए मुख्यमंत्री बनेंगे? और क्या शिंदे गुट के ज्यादातर विधायक, उनकी घर वापसी होगी, वापस उद्धव ठाकरे के पास चले जाएंगे? कहानी का नया रूप क्या होगा? क्या खेल होने जा रहा है? किस तरह से समीकरण बदलने जा रहे हैं महाराष्ट्र के? बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 को लेकर। और मुझे लगता है कि इन सारे मामलों की चंद्रचूड़ के बाद अब व्हाट नेक्स्ट इन महाराष्ट्र, आगे क्या, इस पर हम बात करेंगे और इसको डिकोड करेंगे, तह में जाएंगे। तो चलते हैं बॉम्बे, चलते हैं नागपुर। एक जगह सुधीर सूर्यवंशी हैं और एक जगह मोर्चा संभाला है विवेक देशपांडे, और दोनों का जो एक्सपीरियंस है बेमिसाल है, बेजोड़ है, और दोनों ही बेखौफ पत्रकार हैं। सुधीर जी, क्या शिंदे के दिन आ गए हैं? अगर मैं थोड़ा तल्ख हो जाऊं, क्या शिंदे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या 4 दिन की चांदनी खत्म हो गई है, अब चंद दिन के मेहमान हैं? और क्या जो आज नोटिस स्पीकर ने दिया, आपको क्या लग रहा है? अगर मैं संक्षेप में जानना चाहूं, 1.5-2 मिनट में जानना चाहूं, तो क्या शिंदे जी अब विदाई शुरू हो चुकी है? दीपक जी, अंग्रेजी में कहते हैं टाइटनिंग द ग्रिप जी, टाइटनिंग द ग्रिप, फंदा कसा जा रहा है जी। तो उसी तरह मुझे लगता है कि शिंदे जो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री की उनके साथ में उनको एक टाइटनिंग ग्रिप कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। तो आप ये समझ लें कि मुझे लगता है 2-3 दिन की और प्रोमिनेंटली 4-5 दिन की और एक हफ्ते की राजनीति हमको समझना पड़ेगा। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की कल रात काफी 1-2 घंटे बात हुई वर्षा बंगलो में, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बात हुई कि उसके पहले अजित पवार में एंट्री, ये बीजेपी गवर्नमेंट में होना और शिंदे के एमएलएज और मिनिस्टर में एक अनरेस्ट निर्माण होना, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो आप बात करें वो बात की तरफ चीजें बढ़ रही है। शिंदे को मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनको बताया गया था कि रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, रेजिग्नेशन के लिए प्रिपेयर्ड रहो। तो मुझे लगता है वो टाइम बाय आउट कर रहे हैं, इसलिए टाइम बाय आउट ज्यादा ना हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं, लेकिन जो स्पीकर है राहुल नार्वेकर, उन्होंने बहुत बड़ा आज कदम उठाया जो पहले उठाना था। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके बाद में
जो 39 लोग एकनाथ शिंदे के गुट के हैं विधायक और 14 विधायक उद्धव ठाकरे के गुट के, उन सबको शोकॉज नोटिस इश्यू किया गया डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। उनको एंटी पार्टीज एक्टिविटी एक रीजन बता के, जैसे सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन पेंडिंग है, वैसे ही स्पीकर के सामने पेंडिंग है। तो मुझे लगता है कि अभी शिंदे और उनके गुट को जवाब देना है। उद्धव ठाकरे का गुट तो है, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है वो डिस्क्वालिफिकेशन के दायरे की अभी उनकी जो प्रोसेस है वो शुरू हो गई। मेरा सीधा सा सवाल है कि हम कुछ दिन से देख रहे हैं कि कभी शिवसेना तोड़ी जाती है और वहां से शिंदे निकल के आते हैं, शिंदे फिर अपने साथ कुछ बाराती लाते हैं, और जब तक वो बाराती शपथ लेते हैं, शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं, एक और पार्टी टूट जाती है। ये लगातार जो पार्टियां टूट रही हैं, मराठा पार्टी, मराठी पार्टी, महाराष्ट्र की पार्टी कह लीजिए आप, या मराठी अस्मिता को आगे लेके चलने वाली पार्टियां, कभी उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी और कभी शरद पवार की पार्टी तोड़ दी। ये जो तोड़ फोड़ हो रही है लगातार, पब्लिक क्या सोच रही है? मैं पब्लिक के बारे में ज्यादा मुझे चिंता है, क्योंकि पब्लिक ही जज है, पब्लिक को ही वोट देना है। पब्लिक क्या सोच रही है देश पांडे जी? तो सकाल का जो सर्वे था उसमें स्पष्ट था कि राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है वो लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के बराबरी में आ गई है। और अगर इस समय इलेक्शन होता है तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जो है वो बहुत अच्छे से चुनाव जीत जाएगी और उसको बढ़त है। इस तरह के जो मैसेज आ रहे थे। और कर्नाटक में हमने जो रिजल्ट देखे, ओवरऑल मध्य प्रदेश में भी उसी तरह का उसी तरह की चर्चा है, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो कुल मिलाकर पूरे देश में अगर हवा का रुख किस तरफ बह रहा है ये अंदाजा आ चुका है। जी सुधीर जी, शरद पवार की पार्टी टूटी, इधर उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी, और दोनों पार्टियां जो हैं वो इस वक्त सत्ता में हैं। क्या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे कमजोर हो गए हैं? क्या आपको लगता है शरद पवार कमजोर हो गए हैं? या आप ये कहेंगे कि पार्टी तोड़ने के बाद ये दोनों जो किंग हैं, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, ये और ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं, और यही वजह है कि अब अमित शाह और मोदी को कुछ समझ नहीं आ रहा। उनको ये लग रहा है कि भाई ये बौखलाहट में हमने क्या कर दिया, ये ईडी और सीबीआई किसी काम की नहीं रही, ये तो उल्टा दांव पड़ गया। क्या दांव उल्टा पड़ रहा है? क्योंकि आज जो नासिक में रैली हुई है, सुनते बहुत भीड़ आई है शरद पवार की रैली में। एब्सोल्युटली दीपक जी, मुझे ऐसे लगता है कि हड़बड़ी में बहुत ही गलत कदम भारतीय जनता पार्टी ने उठाए हैं। आपको याद होगा, मैं कल एक आरएसएस के बड़े जो पूरा कामकाज देखते हैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने एक चीज कही थी कि उनका आरएसएस का कहना था कि अजित पवार को भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में न लाया जाए, क्योंकि 2014 उसके पहले उसके बाद में अजित पवार को एक करप्शन के प्रतीक और स्कैम के प्रतीक के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रोजेक्ट किया था, इपिटोम हम अंग्रेजी में उसको कहते हैं। तो उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मने, प्रचार मने चलाया गया था, इरिगेशन स्कैम हो, बाकी चीजें हो। तो उसके अगेंस्ट में बीजेपी को काफी फायदा हुआ था 2014 के इलेक्शन में, 2019 के इलेक्शन में। लेकिन वही आदमी जिसके ऊपर आपने एलिगेशंस किए, बड़े बड़े एलिगेशन, जिसको आपने प्रतीक बनाया था महाराष्ट्र में करप्शन का, वही आदमी को आपने एक दामाद बोल के और दामाद करके आपके घर में मेहमान अभी लेके आए। अभी वो दामाद का आप क्या करेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। जी विवेक जी, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है वो तो पालन करना ही पड़ेगा स्पीकर को, और ऐसा लग रहा है कि शिंदे की विदाई हो जाएगी और अजीत पवार जो हैं वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर शिंदे साहब जो हैं वो इस्तीफा दे देते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो क्या उद्धव ठाकरे, अगर मैं सवाल पूछूं, क्या उद्धव ठाकरे शिंदे को वापस ले लेंगे, या इतनी ज्यादा दोनों में दुश्मनी बढ़ चुकी है कि सवाल ही नहीं है, या फिर उद्धव ठाकरे कुछ लोगों को वापस ले लेंगे? क्या शिवसेना की जो एकनाथ शिंदे गुट है, इसको जब डिस्क्वालीफाई किया जाएगा तो क्या कुछ शिवसेना के विधायक उद्धव ठाकरे के पास वापस लौट सकते हैं? ये बिल्कुल हो सकता है दीपक जी, पॉलिटिक्स में ये सब चलता ही है। और इसके कुछ आसार तभी नजर आ रहे थे जब
शिंदे गुट के एक दो लोगों ने, उसमें एक मुझे लगता है शंभू राजे देसाई एक है और एक है, इनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा था कि अगर हमें कुछ उद्धव ठाकरे गुट के तरफ से कोई अगर न्योता आता है तो हम जरूर उसका विचार करेंगे, जाएंगे। इस तरह की बात उन्होंने 2-3 दिन पहले कही भी थी। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि कुछ लोग उधर जाने की कोशिश करेंगे। ये हमें पता नहीं है कि क्या उद्धव ठाकरे सभी को वापस लेंगे या फिर कुछ गिने चुने लोगों को अपने साथ फिर से कर लेंगे। एक बात तो पक्की है, एकनाथ शिंदे को तो शायद वो बिल्कुल नहीं लेंगे वापस, लेकिन उनसे जुड़े हुए कुछ लोगों को वापस वो ले सकते हैं शिवसेना में, अगर वो जाना चाहे तो। आप खुद होकर उद्धव ठाकरे उनको आने का न्योता देंगे क्या, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। लेकिन अगर ये सारे डिस्क्वालीफाई होते हैं तो उनके लिए शिवसेना में वापस जाना, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। क्या सुधीर जी, उद्धव ठाकरे मानेंगे बात, कुछ ले लेंगे पुराने साथियों को? दीपक जी, कल ही मेरी शिवसेना के एक कद्दावर लीडर से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा से कम 15 से 20 जो विधायक है जो शिंदे गुट में, वो वापस आना चाहते हैं। उन्होंने क्लियर भी किया कि उन्होंने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के खिलाफ एक भी लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया था। मेरे ख्याल से काफी कुछ अंदर की खामे में चीजें हो रही है, तो इसकी वजह से वो जो असर है सामने आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, जैसे जैसे पॉलिटिक्स अनफोल्डिंग होगी, उसका बड़े पैमाने में उसका असर अपने को देखने को मिलेगा। मोदी और शाह, मतलब क्योंकि भाई हैं तो गुजराती नेता, आपको लगता है कि इन लोगों ने जैसे प्रोजेक्ट यहाँ से ले गए और बाकी चीजें करी, इनसे लोग, इनकी जो छवि थी मोदी जी की 2014 में 19 में, उससे उस छवि पर ठेस पड़ी है, अमित शाह की छवि पर ठेस पड़ी कि ये बहुत हस्तक्षेप करते हैं, दखल करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। किस तरह की इमेज बन रही है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र में आरएसएस का जहां तक पॉइंट ऑफ व्यू है, महाराष्ट्र आरएसएस का हमेशा ये कहना रहा है कि शिवसेना हमारी जो जिसको कहते हैं सहोदर पार्टी, सहोदर मतलब एक ही माँ के पेट से पैदा हुए दो। नहीं, लेकिन उसकी तो लात मार दी शिवसेना के, तो वही मैं कह रहा हूं, मोदी जी ने तो लात मारी ना उसके। तो आरएसएस हमेशा इंसिस्ट करती रही कि शिवसेना के साथ में हमारे संबंध बने रहे, लेकिन अमित शाह और मोदी जी ने उस सेंटिमेंट का आदर नहीं किया और शिवसेना को दरकिनार कर दिया। तो उसके बाद अभी ये जो अब शरद पवार के पीछे पड़ गए। जी नहीं, ठीक है, शरद पवार तो कभी भी उनके समविचारी नहीं थे और शरद पवार से बहुत मनहा भी थी नहीं। हालांकि मोदी जी कहते जरूर ये है कि मैं उनकी उंगली पकड़कर पॉलिटिक्स में आया वगैरह, ये सब कहने की बातें हैं। तो ये जब प्रोजेक्ट यहाँ से चला गया बहुत बड़ा, उसके बाद ये थोड़ा हुआ था कि भाई क्या सारा कुछ गुजरात के लिए आप कर रहे हैं, आप इस देश के प्रधानमंत्री है, आपका कर्तव्य बनता है कि सारे देश के लिए आप इक्वल फुटिंग पे कुछ करें। लेकिन प्रोजेक्ट जाने के बाद में, फॉक्सकॉम वाला जो प्रोजेक्ट था वो जाने के बाद में इस तरह का सेंटिमेंट एक प्रिवेल हुआ था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लार्जर लेवल पर ये बड़े पैमाने पे कुछ गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र ऐसा कुछ है। ऐसा मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा संकीर्ण हो जाएगा। जी लास्ट क्वेश्चन सुधीर जी मेरा ये है, क्योंकि आप स्थितियों को देख रहे हैं और मैं तो बहुत एक सपाट सा सवाल, एक बाउंसर फेंकना चाह रहा हूं। आप चाहें तो इस बाउंसर को छोड़ दीजिए, चाहें तो बाउंसर को आपके लिए। ये जो 48 सीटें हैं लोकसभा की, और महाराष्ट्र दूसरा बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश के बाद, दोनों बार 2014 में और 2019 में मोदी जी ने 41 सीटें जीती, 48 में से 41। लोग कह रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, कुछ सर्वे भी दिखा रहे हैं कि ये सीटें बड़ी तेजी से मोदी जी की घट रही हैं महाराष्ट्र में। कुछ लोग कह रहे हैं 15 सीट मिलेगी, कुछ कह रहे हैं 12 मिलेगी, कुछ कह रहे हैं 16 मिलेगी। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि मोदी जी को नुकसान होने जा रहा है महाराष्ट्र में? बिल्कुल दीपक, देख मराठी में एक कहावत है, देखो जो बर्तन रहते हैं सब, जब आदमी कोई दुकान पे जाता है घी लेने के लिए, एक बड़ा बर्तन लेके जाता है, बर्तन बड़ा दिखता है लेकिन उसमें छेद हो ना, तो मराठी में एक कहावत है, तेली गेलं तूपी गेलं हाथी दुपाटने आलं। म्हणजे घी लेने के लिए आदमी ने बड़ा बर्तन लेके गया, लेकिन उसको छेद होने की वजह से उसका जो घी था वो भी निकल गया, बर्तन भी निकल गया, हाथ में क्या है, कुछ टूटा हुआ बर्तन। तो भारतीय जनता पार्टी को अजित पवार, एकनाथ शिंदे, भारतीय जनता पार्टी बड़ा बर्तन है, लेकिन उसका एक बड़ा छेद भी है। तो मुझे ऐसा लगता है वो छेद की वजह से जो लोगों का जो ओपिनियन है, जो पब्लिक है, वो निकलती जा रही है वो छेद की वजह से।
जी, लेकिन आपने बड़ी बात कही, वो जो मराठी की जो आपने कहावत बताई, मैं मराठी में तो नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ कि आपका ये कहना है कि एक बड़ा बर्तन, मोदी जी ने एक बड़ा बर्तन लिया और उस बड़े बर्तन में वो देसी घी लेने गए, लेकिन बर्तन टूटा हुआ था और उसी में से बीजेपी के सारे वोट चले गए। उसी छेद में से, बड़े छेद में से अजीत पवार भी गिरेंगे, एकनाथ शिंदे गिरने जा रहे हैं। तो बर्तन भी टूटा, घी भी बह गया। यानी कुल मिलाकर नुकसान ही नुकसान है। और खैर ये तो अब वक्त बताएगा कि अगर बीएमसी के चुनाव होते हैं, विधानसभा अगर डिसॉल्व होती है, फिर लोकसभा के चुनाव हैं, क्या अंक गणित बताती है। लेकिन एक चीज आप लोगों ने बताई कि भैया अंक गणित जो भी हो, केमिस्ट्री बहुत खराब है, अरिथमेटिक भी खराब हो रही है, केमिस्ट्री भी खराब हो रही है। और आपने बड़ी अच्छी रोशनी डाली इस पे कि कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह नायक से खलनायक की तरफ एक उनकी छवि बनती जा रही महाराष्ट्र में, और उसके बहुत से कारण हैं जो विवेक जी ने भी बताया, आपने बताया। आप दोनों लोग आए और दोनों लोगों का मैं इसलिए बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि आप लोग महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को बहुत भीतर तक समझते हैं और अच्छी तरह समझाते भी हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि आप अच्छी हिंदी भी बोलते हैं। तो सो नाइस ऑफ यू विवेक देश पांडे जी और सुधीर सूर्यवंशी जी, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने दर्शकों को बहुत कुछ बताया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू।